नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा एक बार पुनः कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम देखेंगे यूपी टेट जूनियर लेवल में जो मैथ्स आई थी उस मैथ्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए देखिए बच्चों, जो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट है इस सेट में वो क्वेश्चन है आपका यहां से 121 से। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, 10% अधिक पर बेचता है तो आपसे पूछा जा रहा है उसका लाभ क्या है। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए वो वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की। तो सबसे पहले हम देखेंगे खरीदा तो वो उसकी कैसी प्राइस होती है, आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जब भी हम किसी मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए अब जब वो खरीदता है तो वो क्या कंडीशन है उसके लिए, वो इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। मतलब अगर 100 का सामान है और अगर मान लीजिए 10% उसने कम पर खरीदा तो सामान कितने का खरीदा उसने, आप बोलेंगे 90 रुपए का खरीदा। अब अगर बेचने की बात आती है तो बेचने में क्या करता है, वो 10% अधिक पर बेचता है। इसका मतलब है कि 100 का सामान है तो वो कितने का बेचेगा, आप बोलेंगे सर 110 रुपए का बेचेगा। मतलब वो 10% अधिक बेचता है। अब आप यहां देखिए कि 90 का सामान है, बेचा उसने कितने का, आप बोलेंगे 110 रुपए का। तो सीधी सी बात है, आप यहां क्या देख रहे हो, वो क्या कमा रहा है, आप बोलेंगे वो उसको तो प्रॉफिट हो रही है क्योंकि 90 का सामान उसने 110 का बेचा। अब प्रॉफिट कितने की हो रही है, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए की हो रही। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, मैंने क्लास के दौरान ये पढ़ा रखा है कि चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकाले जाते हैं। मतलब दोनों क्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। अब बताइए लाभ कितने का है, 20 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे कितना, 100 और बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 90। हल कर दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200। 200 बटा 9, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 22 सही 2 बटा 9%। मतलब जतिन को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आप बोलेंगे 22 सही 2 बटा 9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर कितना है, 0 के मूल दे रखे हैं, 2:3 के अनुपात में है, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता ही है कि ये चीज जो होती है वो क्या होती है, मूल्यों का गुणनफल। और ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज जो होती है वो मूल्यों का योगफल होती है। मतलब यहां अगर हम मूल देखें तो मूल हमारे कितने, अर्थात रूट कितने हैं, 2:3 के रेशियो में है। इसका मतलब है कि अगर हम यहां से माने तो पहला मूल कितना हो जाएगा, 2x, दूसरा मूल कितना हो गया, 3x। हमें पता है कि प्रोडक्ट हमारे पास है अर्थात गुणनफल हमारे पास है, तो हम भी इनका क्या करा देंगे, गुणा। 2 दूनी 6, 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कि ये कितनी है, 54। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे 6 कम 6, 6 9 54। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9। तो बताइए एक्स बराबर कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां पर 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब x की वैल्यू मिल गई तो हमें रूट भी पता चल जाएगा। अब हमारे मूल कौन कौन से होंगे, 2x में x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी यहां पर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 6। अगर यहां 3 की वैल्यू, x की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो गया, आप बोलेंगे 9। मुझसे क्या पूछा गया, p की वैल्यू। और p की वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर p का मान मतलब मूल्यों का योगफल। अब मूल्यों का योगफल पूछ रहा है तो इसका योग निकाल लेते हैं, मतलब इनको जोड़ देते हैं। 9 6 कितना हो गया, 15। बताइए आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए मेरे बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या आपसे बोल रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, व्यासों का अनुपात कितना है, 4:5 है। आपको इनके आयतनों का अनुपात बताना है, मतलब इनका जो आयतन होगा, आयतनों में क्या अनुपात होगा, यही चीज आपको फाइंड करनी है। तो मेरे भाई पहले यहां पर हमको क्या देखना है, पहले तो हमें यह आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
चलिए अब देखिए, सॉरी, आइए देखते हैं कि मान लीजिए मुझे पहला शंकु बनाना है, तो पहले शंकु का ये 1/3 पाई, ये तो कॉमन ही है दोनों में सेम ही रहेगा। आर स्क्वायर, मतलब यहां पर हमें आर नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कि जो आर अर्थात त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। मतलब अगर ये 4 यूनिट है तो यहां पर जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 की आधी हो जाएगी। तो हम 4 बटा इस चीज को 2 कर दे रहे हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, दी गई संख्या को हमें 2 बार लिखना है, 2 बार आपस में गुणा करा देना है। एच, अब h की अगर बात करें तो यहां पर h का मतलब क्या है कि पहली ऊंचाई कितनी है, तो पहली ऊंचाई, पहले शंकु की ऊंचाई कितनी है, आप बोलेंगे 25। यहां पर इसका रेशियो कितना दे रखा, 25, तो मैंने यहां क्या कर दिया 25। अब अनुपात निकालना है तो दूसरे शंकु को भी हमें लेना पड़ेगा, दूसरे शंकु में भी तो यही आएगा 1/3, यहां पर आ गया पाई। अब यहां पर दूसरे शंकु की अगर बात करें तो दूसरे शंकु में जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 यूनिट। अब 5 है तो हमें पता है व्यास का आधा ही क्या कहलाती है, त्रिज्या, तो ये हम क्या कर दिए 5/2। अब देखिए यहां पर आर स्क्वायर है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरे की ऊंचाई देखें तो दूसरे की ऊंचाई कितनी है, आप बोलेंगे 64। इसी को हमें सॉल्व कर देना था। देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई ये कैंसिल हो गया। अब अगर हम बात करें तो बोलिए 50 कितना होता है, 25, 25 से 25 चला गया। देखो इस 2 से ये 2 चला गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां कितना बचा, 4 चौक 16 और इधर कितना बचा 64। इसको हल कर दीजिए, 16 एकम 16, 16 चौके 64। बताइए इनके आयतनों का अनुपात क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/4 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यही आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1/4 चौथे विकल्प में, तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा सही होगा, चौथा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है सेट थ्योरी का। ठीक है, देखो इसमें क्या हमसे पूछा गया, देखते हैं। यदि a बराबर x सच दैट x शब्द ब्लो का एक अक्षर है एवं b इक्वल टू या b बराबर x सच दैट शब्द होल का एक अक्षर है तथा c बराबर a माइनस b हो, तो c के उप समुच्चयों की संख्या क्या है। ठीक है, हमसे c के उप समुच्चयों की संख्या पूछी गई है। अब आप एक बात बताइए, यहां पर 2 बार आया है तो इसकी काउंटिंग कितनी बार हमें करनी है। भाई आपको ये नियम तो पता ही है, आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया भी गया है कि यहां पर क्या होगा, इसको एक ही बार काउंट करना है। WOL इसमें भी है WOL, बताइए यहां पर क्या बचे, B मतलब 2। अब चूंकि हमें उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है तो यहां पर उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब पहला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्षेत्रमिति का अर्थात मेंसुरेशन का है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, देखो एक समचतुर्भुज, मतलब यहां पर एक समचतुर्भुज की बात की जा रही है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसका परिमाप क्या है। तो यहां पे पहले कुछ बातें आपको समझा देते हैं। देखिए पूरे 2D फिगर में जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक तो 2D फिगर होता है, एक हमारा 3D फिगर होता है। 2D फिगर में 2 ही फिगर ऐसे होते हैं जिसके विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो लंब समद्विभाजन करते हैं, मतलब जिस बिंदु पर वो काट रहे होंगे वहां से वो 90 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से फिगर हमारे होते हैं, कौन कौन सी हमारी आकृतियां होती, एक तो हमारा वर्ग होता है और दूसरा हमारा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो पहले आइए समझते हैं कि समचतुर्भुज क्या है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज है तो सम का मतलब क्या होगा, समान, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं। ऐसी आकृति है, ऐसा भाई आप बोल सकते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। मतलब ये सब आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, अब देखिए विकर्ण पता है तो इसके पहला विकर्ण इसका ये हो गया, दूसरा विकर्ण इसका ये हो गया। अब आप बताइए जिस बिंदु पर ये काटेंगे ये वहां पर लंब समद्विभाजन करेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि जब ये काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में अपने आप को डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए पहला विकर्ण 10 है तो अगर ये पूरी यहां से यहां तक की दूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब दूसरा विकर्ण अगर हमारा 24 है, मतलब ये पूरी यहां से यहां तक की दूरी हमारी 24 है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे, आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है।
समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने की भुजा होती है वो सबको पता है आप सबको कि ये कर्ण होती है। अब अगर ये कर्ण है तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरियन त्रिक लगा लेंगे, जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अब अगर ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे तो 5 12 और किसका ट्रिपलेट बनता है, तो आप बोलेंगे सर 13 का बनता है। और नहीं तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो भाई पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोलोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे कुछ भी यहां उठा लीजिए, 12 या 5 में 12 पर ही हम 144 प्लस 5 को 5 से करेंगे 50 25 कितना आ गया 169। और कर्ण की वैल्यू, अगर कर्ण के स्क्वायर का मान देखें तो कर्ण का स्क्वायर कितना निकल के आया 169। तो जब कर्ण का मान निकालेंगे तो हमें पता है कि भाई जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। और 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, तो यहां पर आप अगर ट्रिपलेट आपको आ रहा है तो 5 12 13 का ये ट्रिपलेट बनेगा। 5 12 13 का अगर ट्रिपलेट है तो मतलब ये वाली दूरी, ये वाली कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर ये 13 हो जाएगी। तो अगर ये 13 है तो ये भी, ये क्योंकि ये आपस में बराबर है तो ये भी इसको 13 ही बनना पड़ेगा। और ये भी कितना बनेगा 13 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब 13 ये होगा, 13 ये भी होगा और 13 ये भी होगा, 13 ये भी होगा। मुझसे क्या पूछा गया, परिमाप। आप सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज, मतलब चहर दीवारी जो हमारी होती है, चारों जो भुजाएं होती है उनका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो 13 13 26, 13 39, 39 13 कितना 52। या तो आप कर सकते हैं 13 गुणे 4, 13 चौके 52। इसका मतलब है जो इसका पेरीमीटर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे 52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया। मतलब पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सेकंड जी, देखिए पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि बीजगणित पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बीजगणित पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, ये गलत है। आगे देखते हैं, बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये भी गलत है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामितीय इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल निर्भर है। मतलब यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी ऑप्शन देख ले रहे हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर कि अंक गणित को पढ़े बिना समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप आंसर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां आप क्या बोलेंगे कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामितीय इत्यादि एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित अध्याय का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, मतलब गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। मतलब यहां पर अगर देखें तो भाई गणित जो हम शिक्षण कार्य करते हैं, गणित जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। पहला, हर शिक्षार्थी को एक ही तरह पढ़ाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिक भी नहीं कहते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का जो मानसिक स्तर होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता आपने पढ़ा, ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने आप में अलग होता ही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, एक दूसरे से हर व्यक्ति अलग होता है। तो इसका मतलब है ये गलत है कि हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। दूसरा, केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, ये भी भाई गलत है। तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस विकल्प को देखें तो ये क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताएं, मतलब उनकी जिस तरीके से भाई जितनी उनकी क्षमता है, जैसी क्षमता है उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प है केवल कमियों को देखकर उतना ही पढ़ाना, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक क्या है बी।
आओ देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। तो मैंने क्लास के दौरान भी ये चीज पढ़ा रखी है कि जब भी प्रतिशत की कोई बात हो तो प्रतिशत, जब भी प्रतिशत में कोई चीज दे रखी हो और अगर हमें मानना हो तो हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। मान लीजिए कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। मान लीजिए बी का वेतन कितना है, 100, तो ए का वेतन इससे कितना ज्यादा है, 25%। 100 का 25% क्या होगा, आप सबको पता है 25 होगा। अगर ये 100 रुपए कमाता है तो बोलिए ये कितना कमाएगा, 125 रुपए कमाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो बताइए जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है। तो ए के वेतन से एक्चुअल में कितना कम है, 25 कम है। किससे कम है, आप बोलेंगे ए से कम है। अब यहां पर हमको बताना है कितना कम है, तो परसेंटेज ही निकाला जाएगा। तो 25 बटा 125 और प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या करना पड़ेगा, 100। 25 एक कम 25, 25 पंच 125 और 5 से कटाएंगे कितना आएगा, 20। इसका मतलब है कितने परसेंट कम होगा, तो आप बोलेंगे 20% कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। मान लीजिए कि बी अगर 100 रुपए कमा रहा है तो ए उससे कितना कमाएगा, 25% ज्यादा कमाएगा। 25% ज्यादा का मतलब है कि भाई अगर ये 100 कमा रहा है तो 100 का 25% कितना होगा, आप बोलेंगे 25 होगा। और अगर 25 होगा तो मतलब ये कितना कमाएगा, 125 रुपए कमाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो आप बताइए एक्चुअल में बी का वेतन ए से कितना कम है, आप बोलेंगे 25। अब ये 25 रुपए जो कम कमा रहा है किससे कम कमा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए से कम कमा रहा है। तो 25 बटा 125 और मुझे प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत अगर बताना है तो मुझे लास्ट में गुणे 100 भी करना होगा। मैंने गुणे 100 कर दिया। 25 पंचे 125, 5 से कटाएंगे कितना आएगा, 20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं क्या होंगी भाई, यहां पर आप बेसिक से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस चीज को करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। मान लीजिए मैं पहला ही विकल्प ले रहा हूं, तो 5 3 कितना हुआ भाई, 5 3 8 तो हो ही गया। लेकिन बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होना चाहिए, 8/15 होना चाहिए। तो 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3। 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/5। बोलिए 5 3 का एलसीएम कितना होता है, आप बोलेंगे 15। 3 पचे 15, 5 एक कम 5 प्लस 5 3 15, 3 एक कम 3, बोलिए कितना आ गया, 5 3 8, 8/15। तो यहां पर इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लीजिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 130 नंबर। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है, 4000। तो बताना है परिवार की कुल आय कितनी है। तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर मैं इस पूरे को जोड़ूं, जितनी भी यहां पर वैल्यू दे रखी, चाहे वो 25%, 20%, 20 फिर 20%, 15%, 20%, इन सब का योग करूंगा तो ये कितने परसेंट आना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, शिक्षा पर वो कितना कर रहा है, आप बोलेंगे 25%। यात्रा पर कितना कर रहा है, तो यात्रा पर आप बोलेंगे 15%। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, आप बोलेंगे सर 10%। और यही 10% कितने के बराबर दे रखा है, आप बोलेंगे 4000। 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, 4000। तो आप सबको ये चीज पता है कि प्रतिशत में अगर कोई चीज की बात की जा रही है, प्रतिशत में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो प्रतिशत में प्रत्येक राशि अपने आप की कितने प्रतिशत होती है, मैक्सिमम वो कितने प्रतिशत हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि वो हमेशा 100% हो सकती है। अगर 10% की वैल्यू 4000 है तो बोलिए 100% की वैल्यू कितनी की होगी, आप बोलेंगे सर ये इसका 10 गुना, तो ये भी इसका कितना, ये भी अपने आप का कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना। जब 10 गुना करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4000 ये और 1 0 ये, कितना हो जाएगा 40000। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां आंसर हमारा क्या होगा, 40000 होगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या कितनी है। अब देखिए 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए वो शेयर का विज्ञापन करती है, तो आपको बताना है शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये 25 लाख वो बोल ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 25 लाख।
अब एक शेयर के लिए मूल्य कितना है 100, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बताइए आंसर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 25,000। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई सीधी सी बात कह रहा है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या कितनी है? अब भाई टोटल एकत्रित कितनी की है? 25 लाख रुपए। एक शेयर का मूल्य कितना है? 100 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, कितना बचेगा? 25,000। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी का है, मतलब प्रायिकता का। आओ देखते हैं क्या कहता है। देखिए, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो? देखो, हुक्म का हो या इक्का हो। आओ देखते हैं कैसे। देखो, हुक्म की बात करें तो ये कितना होगा? 13। ठीक है, लेकिन समझिए इस 13 में भी तो एक इक्का होगा। भाई हुक्म का हो या इक्का, इसका मतलब है इक्का जो यहां हुक्म 13 लिए हैं, इसमें एक इक्का भी तो आएगा। इसका मतलब है इक्का बचा कितना? आप बोलेंगे 3। भाई 4 होते हैं तो यहां पर अगर एक है तो इसका मतलब यहां कितने बचे? 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 13 3 16। और कितने हैं भाई? 52 पत्ती है बटा 52, कटा दीजिए। 4 चौक 16 और 4 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 13। बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 बटा 13। आंसर आपका होगा 4 बटा 13, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाई सॉरी, यही चीज वो पूछ रहा है यहां पे। ये चीज समझनी, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का? भाई हुक्म की बात करेंगे तो यहां कितना? 13। इस 13 में भी तो एक इक्का होगा। अब इक्के की बात करें तो ये कितना है? 4। अब अगर ये 4 है तो एक यहां पे हो गया, तो यहां बचे कितने? 3। टोटल करेंगे 13 3 कितना हो गया? 16 बटे कितना हो गया? 52। कटा देंगे 4 से, 4 से इसको हल करेंगे, 4 से इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 बटा 13। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3rd ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक सेकंड बच्चों, आइए देखिए, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म XY है। आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो क्या है प्रॉपर्टी, क्या है भाई? चक्रीय चतुर्भुज आपको पढ़ाया गया था। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इसके सम्मुख भुजाओं का जो योग होगा, अर्थात जो सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोणों का योग होगा, वो कितना होता है? 180 होता है। मतलब इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। कोई एक उठा लीजिए, जैसे यहां पर आप GTO कर लीजिए, क्योंकि यहां से ऑप्शन की अगर आप हेल्प ले लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं ये 3y माइनस 5 और प्लस, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा 7x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल टू कितने का होगा? 180 के। ठीक है, देखो अगर हम यहां बात करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल। आप बताइए 180 लाना है, एक्स वाई की कौन सी वैल्यू पुट करें कि 180 आ जाए? यहीं से ऑप्शन की हेल्प लीजिए। 40 अगर लेंगे तो 4 3 12, 100। भाई यहां पर अगर y की बात करें तो ये हमारा पहला क्या होता है? x, और फिर क्या होता है? y। क्योंकि मुझसे एक्स वाई पूछा तो ऑप्शन भी वो क्या देगा? एक्स वाई देगा। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो आप क्या बोलोगे? पहली चीजें एक्स को डिनोट कर रहे होंगे और दूसरी वाई को। अब आप बताइए, जैसे ही आप यहां पर y की वैल्यू रखेंगे 35 नहीं, ये आप बोलेंगे सर यहां पर तो 105 हो गया। और फिर जैसे यहां पर x की वैल्यू पूछेंगे 7 चौक 28, मतलब ये तो वैसे भी 180 से ज्यादा, तो पहला विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे विकल्प को चेक करते हैं। देखिए यहां पर x कितना है? x आप बोलेंगे 15 है, y कितना है? 25। तो y की जगह हम जैसे ही 25 रखेंगे, 25 ने कितना हो गया? 75 प्लस, अगर x की वैल्यू करेंगे यहां पर x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 15 सत्ते कितना हो गया? 105। बताइए कितना हो जाएगा? 175 और 105 कितना होता है? 180। और यही हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही विकल्प। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रश्न को पूरा नहीं हल करना है, या आप एक कंडीशन उठाइए, कोई एक लाइन उठा लीजिए। जैसे मैंने ये इन चीजों को उठाया, 3y माइनस 5, अब यहां पर 7x प्लस 5, इन दोनों को उठाया। हमें पता है कि इन भाई ये सम्मुख कोण है, अब सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 होगा। अब अगर 180 तो मैंने यहां पर लिखा।
अब मुझे पता है ये चीज, देखिए यहां पर अगर आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, आपको दूसरी कंडीशन यहां नहीं उठानी है, आप यहीं से डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर कर देंगे कि सर यहीं से कंडीशन हमारी संतुष्ट होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक्स के किस मान के लिए, देखिए एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है, 25, 26, 27। देखो अब यहां पर आपको थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी है, बहुलक, बहुलक क्या होता है, तो भाई दिए गए आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा, मतलब जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही दिए गए आंकड़े का क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले देखते हैं भाई 25 की अगर बात करें तो 25 कितनी बार आया है भाई, एक बार 25, फिर यहां पर 2 बार और कितनी बार, 3 बार, मतलब 25 कितनी बार आया, 3 बार। इसका मतलब अगर 25 3 बार आया तो 25 की बारंबारता कितनी हुई, 3। अब अगर हम बात करें किसकी, 26 की, तो 26 को देखते हैं, एक बार 26, फिर कितनी बार, 2 और कितनी बार, 3। 26 कितनी बार आया, आप बोलेंगे 3 बार। ठीक है, हमसे पूछा है बहुलक, अब आप ध्यान से समझना, उसने पूछा है बहुलक तो बता ही दिया है ना, 27 है। अब आप देखिए 27 कितनी बार, अगर हम 27 की बात करें तो एक बार 27, 2 बार और फिर 27 3 बार। अब ये चीज आपको समझनी कि बहुलक ये कब हो सकता है भाई, 27 तो अभी हमने 27 को कितनी बार देखा है, इसमें 3 बार। अब अगर x की जगह भी क्या आ जाए, x की जगह भी 27 आ जाए, तो 27 की बारंबारता इस आंकड़े में, अर्थात जो ये श्रृंखला दी गई है इसमें 27 सबसे ज्यादा बार आ जाएगा। तो बहुलक अभी हमने समझाया कि बहुलक वही होता है जो दिए गए आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आए, दी गई श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार जो पद आता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहां x का मतलब क्या होगा, x की कौन सी वैल्यू रखें, तो भाई x की जगह अगर 27 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी बारंबारता 4 हो जाएगी, और अगर इसकी बारंबारता 4 हो गई तो ये बहुलक भी क्या हो जाएगा, बहुलक भी हमारा इस श्रृंखला का, ये आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 27 हो जाएगा। तो आप बताइए x की जगह में कौन सी वैल्यू रखनी है, या x की जगह कौन सा मान रखना है, तो आप बोलेंगे 27। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई स्टैटिस्टिक्स का है, सांख्यिकी का है, सबसे अच्छा यहाँ क्वेश्चन देखें तो आप इस बार, अगर इस बार देखें तो इस बार काफी सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कंडीशनल आइडेंटिटी का है। क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 हो, y बराबर 1 हो और z बराबर -3 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z का मान होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर किसके हो जाए, 0 के, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये चीज 0 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये अलजेब्रा में आप पढ़े ही हैं कि इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए क्या ये 0 बन रहा है, तो देखो 2 1 3 और 3 माइनस 3 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 बन गया तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। भाई एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 40, टोटल संख्या कितनी है, 40। अब भाई माध्य की उसने बात किया, तो माध्य का मतलब क्या होता है भाई, दिए गए पदों में आप ऐसे बोलोगे कि कुल पदों का जो योग होगा, अगर कुल पदों के योग को कुल पदों की संख्या से जब हम भाग लगाते हैं तो जो हमें भागफल मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। अब अगर वो माध्य है तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आइए बताते हैं। देखिए यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि टोटल कितना है, 40। ठीक है, अगर ये 40 है तो इस बात को आप समझिए, पहले 10 मतलब प्रथम 10। अब हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है भाई, यहां पर अगर हम निकालें तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम सबसे पहले 10 प्रेक्षण पता है, मतलब संख्या पता है, औसत पता है, जब संख्या का औसत से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, योग पता चल जाता है। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 4.5। अब 10 यहां हो गए तो 40 में 10 गए, अब कितने प्रेक्षण बचे हमारे, 30। और इन शेष का मतलब 30, कितना माध्य इनका, 3.5।
अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल पदों का योग, और बटे क्या कर देना है 40। तो अगर 40 कर देंगे तो ये पूरे जो सर्वेक्षण में जितने भी हमारे प्रेक्षण दिए गए उन सब का क्या पता चल जाएगा, हमें माध्य पता चल जाएगा। 4.5 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 105, और बटा कितना कर देंगे आप बोलेंगे 40। हल करेंगे आगे तो 105 और 45 कितना हो गया आप बोलेंगे 150, और बटा 40, इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटाइए तो कितना आएगा 4 3 12, 3 दशमलव कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो पूरे यहां पर प्रेक्षण अर्थात पूरे सर्वेक्षण का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा 3.75, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहां सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। ठीक है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि जो बेलन होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक है, या आर प्लस एच, जैसी भी आपकी इच्छा। ठीक है, 2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक है, आओ देखते हैं यहां पे क्या बोला गया 14 सेंटीमीटर कोर वाले। ठीक है, एक घन। अब पहले तो घन के बारे में बात कर लेते हैं। घन क्या होता है, तो घन एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें क्या होते हैं आप बोलेंगे, जिसमें 6 फलक होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 क्या होती है कोरे होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें घन बनाए तो घन हमारा कुछ ये हो जाएगा, एक सेकंड बच्चों, देखिए ये घन हो गया। और यहां से देखें, अगर यहां से यहां तक की ये लंबाई देखें तो ये कितनी है भाई, ये कोर का कितना बोल रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें लंबवृत्तीय बेलन काटकर बनाया जाता है। तो जो लंबवृत्तीय बेलन होगा, अब आप बताइए कि जो हमारा घन है, घन को जब भी हम काटते हैं तो क्या निकलता है, घन को काटने पर हमें पता है कि हमेशा हमको वर्ग मिलता है। और वर्ग क्या होता है कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या है बराबर है। तो हम इसको अलग से इधर समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये ऊपर का ये टॉप है। ठीक है, यहां पर आप बोलेंगे कि ये ऊपरी सतह है, ऊपरी फलक है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर इसमें कोई सर्कल बनाया जाए, मतलब बेलन का मतलब क्या है, बेलन का चाहे टॉप ले चाहे बॉटम ले, दोनों क्या होगा सर्कुलर शेप में होता है, मतलब वृत्तीय का वृत्ताकार उसमें होता है आकृति में। अब आप बताइए कि अगर ये वृत्तीय शेप में, तो यहां पर अगर हम बनाए भी वृत्त, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये जो यहां पर आप इसका ये देख रहे हैं भाई, ये मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, अगर केंद्र से हम इस चीज को ऐसे मिलाएं तो ये किसका काम करेगा, व्यास का। क्या होगा, ये पूरी लंबाई जो हमने ली है ये व्यास है। अगर व्यास है तो व्यास कितने का भाई, ये अगर 14 है तो ये भी दूरी कितनी होगी 14 ही होगी। अगर ये 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 7। मतलब अगर यहां लंबवृत्तीय बेलन हम बनाए भी तो लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो तो आएगी 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारी कितनी निकल के आएगी, हाइट हमारी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही चीज आपको समझना था कि यहां पर ये चीजें कितनी होंगी। तो सबसे पहले यहां आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी त्रिज्या निकल के आई, त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो ऊंचाई होगा वो ऊंचाई कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे टीएसए पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर आपका दे ही रखा है 7, और एच कितना है 14, और प्लस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो गया 44, और 14 7 कितना हो गया 21। अगर हम इसको हल करें तो यहां पर देखिए अगर 21 का करें तो 21 चौक कितना हो गया 84 के 4, कैरी कितना 8, 21 चौक 84, 84 और 8 आपका कितना हो गया 92। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 924। ठीक है, 924। अब आप देख लीजिए किस विकल्प में है, तो आपका विकल्प नंबर 3 ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 924 घन सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का हमें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। एक सेकंड, देखिए 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। ध्यान रखिएगा -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या है, तो ये सिंपल सा है, जब ये 53 है तो ये क्या हो जाएगा 53 माइनस ये
3.5। बोलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और जब ये प्लस हो गया तो 53 कितना हो गया, 53 56 हो गया, और 56 दशमलव क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, 56.5 होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल था। अगर इस प्रश्न पत्र को देखें तो इस प्रश्न पत्र में जो स्टैटिस्टिक्स है अर्थात सांख्यिकी जो पोर्शन है उसका काफी वेटेज रहा है। मतलब आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन यहां से सांख्यिकी से हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स से ही है, सांख्यिकी से ही है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। 10 प्रेक्षणों, कौन कौन से, 5 है, 9 है, 14, 15, x+1 और 2x-13, और यहां कितना 26, 30, 32 और 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ये आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है। ठीक है, इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, माध्यक का मतलब है यहां पर आपसे मीडियन पूछ रहा है, अर्थात आपसे वो क्या पूछना चाहता है, माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहां से माध्यिका पूछ रहा है। अब आप एक बात बताइए, ये ऑलरेडी जब इस क्रम में व्यवस्थित है तो माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दी गई जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला में जो आंकड़े दिए गए हैं उनको सबसे पहले या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए और या तो आप क्या कर लीजिए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, ये क्रम में सेट है। ठीक है, तो आप बताइए यहां पदों की संख्या आप कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या कितनी है, 10। तो हमने बताया कि जब पदों की संख्या सम हो तो आपको करना क्या है भाई, पदों की संख्या सम है तो आपको कौन कौन से, जैसे मान लीजिए 10 है तो आप यहां से देखिए 4 ये हो गए और आपके लास्ट में 1 2 3 4 4 ये हो गए। ठीक है, बीच में कौन बचा, ये वाला, बस इन्हीं को उठा लीजिए भाई, x+1 और फिर कितना हो गया 2x-13। ठीक है, ये हो गया कि x-1 और 2x-13। अब हमको यहां पर क्या बताना है, हमको माध्यक बताना है, और बटा क्या होता है, हमको पता है कि बटा ये होता है 2। ठीक है, तो हमको x का मान बताना है, ध्यान रखिएगा यहां पे। अब यहां एक चीज तो और भी तो बोल रखा है, नीचे देखें, निम्न तथा इन आंकड़ों का माध्यक कितना है, 24। इनको जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 24 के। कैलकुलेट करते हैं, देखिए x और 2x और x कितना हो गया, आप बोलेंगे 3x, और ये +1 और ये -13, बताइए कितना हो गया, -12, और ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 48। तो आप बताइए 3x की वैल्यू कितनी हो गई, -12 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा, 12 48 कितना हो गया 60। तो x बराबर आप बोलेंगे कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना, 20। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी पुट की जाएगी, आप बोलेंगे 20। इस चीज को इतना लंबा नहीं करना था, इस चीज को आपको यही समझना था। देखिए अब यहां पर देखें तो 20 से कितना हो गया भाई, इसको तो हम यही वैल्यू पुट करा सकते हैं। अगर इस चीज को करना चाहें तो आइए हम दूसरे तरीके से भी करके बताते हैं। मान लीजिए ये पहला तरीका है आपका, और दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर है x-1 और प्लस 2x-13 और बटा 2, ये बराबर किसके आना चाहिए, 24 के। देखिए यहां पे समझते हैं भाई, x का मान मैंने मान लिया कि 20 हमारा ऑप्शन सही है, तो मैंने 20 को लेट कर लिया। 20 से कितना हो गया 21, प्लस x का मान अगर 20 है तो 2x कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और 40 में अगर 13 घटाएं तो आप बताइए कितना आएगा, 27, और बटा कितना हो जाएगा 2। 27 और यहां पर अगर देखें तो 27 एक 28, 28 और 20 कितना हो गया 48, 48 बटा 2 क्या होता है, आप बोलेंगे 24। अगर ये 24 आ गया तो दायां पक्ष जो होगा, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो यही कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। मतलब कंडीशन अगर संतुष्ट हो रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहां ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, मतलब 20। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। क्या कह रहा है कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा, ठीक है, कम ऑब्लिक, ये चीज ध्यान रखना, ऑब्लिक ज्यादा, गायें 12 दिनों में चर लेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, M1 D1 बराबर क्या होता है M2 D2। ये चीज मैंने करवा रखी क्लास में। M1 क्या है, मान लीजिए यहां पर 44 गायें, तो M1 की जगह हम रखेंगे 44। D1 कितने दिनों में चर ले रही हैं, 9 दिनों में, बराबर M2 की वैल्यू अगर देखें तो M2 कितना है, आप बोलेंगे M2 ही निकालना है, M2 छोड़ दीजिए, 12 दिनों में चरना है, इसका मतलब M2 का मान बताना है, गुणे कितना हो गया 12। ठीक है, 4 से अगर घटाए हैं तो यहां कितना आ जाएगा 11, 4 3 कितना हो गया 12, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। बताइए M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 11 3 33। अब आप बताओ
पहले गायें कितनी थी, आप बोलेंगे 44, कितनी हो गई 33, मतलब कितनी कम हो गई, आप बोलेंगे 11। तो यहां पर क्या हो जाएंगी, 11 गायें कम हो जाएंगी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, 11 गायें क्या होंगी, कम होंगी। और अगर 11 गायें कम होंगी मतलब 33 गायें होंगी, तो ये 12 दिनों में इस चीज को क्या करेंगी, चर लेंगी, मतलब ये जो मैदान है उसको चढ़ डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब आंसर आपका क्या होगा, 11 गायें कम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझते हैं, एक सेकंड बच्चों, आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष आने पर अनुपात क्या हो जा रहा है, उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए स्त्रियां और पुरुष, मान लीजिए ये स्त्री हो गई और ये क्या हो गए, पुरुष हो गए, भाई फीमेल और मेल, इनका अनुपात कितना दे रखा है, पहले था कितना, 3:2। ठीक है, अब वो क्या बोला जा रहा है कि 20 और पुरुष आ गए तो अनुपात क्या हो गया, उलट गया, मतलब चेंज हो गया। जैसे 3:2 था तो अब कितना हो गया, भाई बोलेंगे 2:3। आप बताइए संख्या किसकी चेंज हुई है, आप बोलेंगे पुरुषों की, क्योंकि पुरुष बढ़ रहे हैं ना कि महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या क्या है, स्थिर है। इसका मतलब है महिलाओं के अनुपात को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब अगर बराबर करना है तो इसका मतलब है 3 का गुणा किससे करा दे, 2 से, और 2 का गुणा किससे करा दे, 3 से। अब मान प्रभावित ना हो तो जो गुणा इधर कराया गया उसी अंक का गुणा इधर भी करना होगा। 2 का इधर से करा दिए और 3 का इधर से करा दिए। भाई ये तो 3 दूनी 6 हो ही गया, इसका मान तो प्रभावित हुआ नहीं, ये भी 6 ये भी 6। अब आप इस बात को समझिए, देखिए यहां 6 आ गया और यहां 6 आ गया, लेकिन 2 दूनी ये कितना हो गया, 4, और ये 3 त्रिक का कितना हो गया, 9। मतलब पहले जो पुरुष थे वो 4 यूनिट थे, अब कितने हो गए, 9 यूनिट हो गए। पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, आप कितने यूनिट बोलोगे, पुरुष बढ़ गए, तो आप बोलेंगे सर जो यहां पर पुरुषों की संख्या में वृद्धि हमने देखी वो 5 यूनिट की देखी, और ये 5 यूनिट वृद्धि किसके वजह से हुई, ये जो 20 पुरुष शामिल हुए, मतलब 5 यूनिट बराबर 20, तो बोलिए 1 यूनिट बराबर कितना, 5 चौक 20, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया, 4। तो स्त्रियों की संख्या मुझे बतानी है, और स्त्रियों की संख्या कितनी है, कितने यूनिट है, 6। तो 1 यूनिट अगर 4 के बराबर तो 6 यूनिट कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे 6 चौके 24, मतलब स्त्रियां कितनी होंगी, 24। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए सॉरी, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c/k हो तो k का आपको मान बताना है। ठीक है सॉरी, देखो बच्चों कैसे किया जाएगा, तो आप इस चीज को समझिए, जैसे a/2 बराबर क्या है, b/3 बराबर क्या है, c/4, और ये पूरा बराबर है 2a माइनस 3b प्लस 5c और बटा क्या हो जाएगा, k। तो इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, मान लीजिए ये पूरा बराबर किसके हैं, m के। तो बताइए ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो मतलब ये सब आपस में बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब आप बताइए a/2 बराबर m, तो बोलिए a बराबर कितना आएगा, आप बोलेंगे 2m। समझ पा रहे हैं, a बराबर कितना आएगा मेरे बच्चों, तो आप बोलेंगे 2m। ठीक है, तो ऐसे आप बताइए अगर b/3 बराबर m है तो बोलो b बराबर कितना होगा, आप बोलेंगे 3m हो जाएगा, मतलब 3m हो जाएगा। अब यहां c की भी बात कर लेते हैं, c/4 बराबर m है तो बोलिए c बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4m हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, आइए देखते हैं। भाई 2 रहेगा, a की जगह हम क्या रख देंगे, तो आप बोलोगे कि सर 2m रख देंगे, माइनस b की जगह क्या रख देंगे, आप बोलेंगे b की जगह सर 3m रख देंगे, हमने इसकी जगह कितना रख दिया, 3m रख दिया, प्लस है मैंने भी प्लस लगा दिया, 5 है मैंने 5 लिखा। अब बताइए c की जगह आप क्या रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर c की जगह यहाँ 4m है, मतलब 4m है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 4m कर देंगे, और बटे कितना है, तो आप बोलेंगे भैया बटे यहाँ पर है k, बटे कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर है k। ठीक है, और ये बराबर कितने के हैं, m के। बताइए सब में m है, सभी पदों में m है, तो यहां से क्या करेंगे, m कॉमन लेंगे, अर्थात m m m, ये m इस m को उड़ा देगा, मतलब यहां से m कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए 2 दूनी कितना हुआ, 4, माइनस 3 त्रिक का कितना हुआ, 9, प्लस 5 चौका कितना हुआ, 20। आप बताइए जब m कट गया तो यहां पर क्या रहेगा, a, और ये k का 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आप बताइए यहां पर k का 1 से हुआ तो कितना आया, k। आप देखिए
20 और 4 कितना हो गया 24, और 24 में अगर 9 निकालेंगे तो बोलिए 24 में 9 जाएगा, बोलिए कितना आएगा, आप सब बोलेंगे सर 15 आएगा। मतलब जो k का मान हमसे पूछा गया था तो k की वैल्यू कितनी आएगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आप बोलेंगे सर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, समुच्चय हो तो a माइनस बी बराबर a हो, तब a इंटरसेक्शन b है। तो ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया ये प्रीवियस ईयर में, और आपको प्रीवियस ईयर में कराया भी गया था। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बताने वाला था नहीं, तो इसका आंसर आप क्या लेंगे, इसका आंसर आप टिक किए होंगे 5। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड देखो क्या बोल रहा है कि, एक सेकंड बच्चों, आइए बच्चों देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c है। ठीक है, यहां समझिएगा दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, मान लीजिए पहले को हम अल्फा मान ले रहे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1। क्यों ऐसा होता है, क्रमागत का मतलब होता है कि चीजें क्रम से हो। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद अगर कोई क्रमागत संख्या उठाई जाएगी तो क्या होगी, 2 के बाद 3, मतलब उस संख्या में 1 जोड़ने पर हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो मैंने क्या लिया कि पहली संख्या को मैंने माना अल्फा और दूसरी संख्या को हमको क्या मानना पड़ा अल्फा प्लस 1, मतलब आप बोलोगे कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4c। आप बताइए यहां पर b का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर ये सम ऑफ रूट है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप अगर यहां पर देखें मतलब जो c है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और ये क्या है तो आप बोलेंगे सम ऑफ रूट है। मतलब जो b की वैल्यू होगी यहां पर अगर निकालें तो b बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग। अब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे अल्फा अल्फा 2 अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं c का मान निकालूं तो c बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे इनका प्रोडक्ट होगा अर्थात इनका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे अल्फा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, बी स्क्वायर माइनस 4c। आइए बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, अब भाई बी क्या है 2 अल्फा प्लस 1, भाई 2 अल्फा प्लस 1, इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 है 4 की है। सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, मतलब यहां बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां पर अल्फा। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 अल्फा का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, प्लस आप बोलेंगे 2ab, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, मतलब ये 4 अल्फा हो गया, प्लस एक एकम कितना हो गया 1, माइनस है माइनस लगा लीजिए, इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस का माइनस, और यहां पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 अल्फा। ठीक है, देखो 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर से प्लस 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बोलिए क्या बचा 1। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा गया, बी स्क्वायर माइनस 4c पूछ रहा है। बी का मतलब क्या यहां पर है, तो बी का मतलब है मेरे बच्चों, ये जो बी है वो है सम ऑफ रूट, मतलब मूल्यों का योगफल। ठीक है, जो सी है वो क्या है, आप बोलेंगे कि जो सी है सर इसमें दिख रहा है वो क्या है, मूल्यों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब अगर हम हल करेंगे तो मैंने रूट को क्या माने, भाई क्रमागत है तो आप क्या लोगे, एक को अल्फा ले लोगे, एक को अल्फा प्लस 1 ले लोगे, बस b की वैल्यू निकाल लीजिए, c की वैल्यू निकाल लीजिए, और हम लाके यहां पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आइए समझते हैं। देखो भाई, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः कितना है 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। आइए देखिए, इस चीज को मैंने पढ़ा रखा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होती है हमेशा लासा गुणे मासा के, अर्थात दो संख्याओं का जो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है बच्चों,
चलिए देखिए, पहली संख्या हमारी क्या है, आप बोलेंगे सर पहली संख्या 13 है। दूसरी संख्या क्या है, आप बोलेंगे 1989 है। बराबर मुझे से क्या पूछा गया, एक सेकंड, सॉरी यहां पर आपसे ये पूछा गया कि लासा और मासा दे रखा है। हाँ चलिए यहां पर देख लेते हैं, लासा कितना होगा 1989 और मासा कितना होगा, आप बोलेंगे 13। अब पहली संख्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो मतलब पहली संख्या हमारे पास है, बटा कितना हो जाएगा 117। बताइए 13 नवैया कितना हो गया 117, 9 से कटाएंगे कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एक कम 2। आप क्या बोलेंगे कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 221 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आप देखेंगे इसमें क्या पैटर्न लगा, तो ये इनके बीच का रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये हमेशा बराबर होगी दिए गए संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के। मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि a + 2 a + 4 अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है कि जो भाज्य ना हो, मतलब अभाज्य हो। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर हो, संख्याएं हो, तो a के कितने मान हो सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो a और a प्लस कितना है 2, फिर क्या है a + 4। आप बताइए यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करें, तो यहां पर जैसे हम 3 रख दें, a की जगह 3, तो 3 2 कितने हो गए 5, और यहां पर आगे देखें तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 3 5 7। इसका मतलब है a का जो मान होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मान होगा, और वो मान क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब है a के कितने मान होंगे, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 केवल एक मान होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई और वैल्यू पुट नहीं करा सकते क्योंकि अविभाज्य बोल रहा है। अगर मान लीजिए आप 2 करेंगे तो ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, और अगर ये 4 हो गया तो आप बताइए 4 क्या है, 4 तो भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो a का मान होगा, तो a का मान कितना होगा, कितने a के मान होंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मान होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग का मतलब है, तो इस चीज को ध्यान से सुनना। वैसे तो इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए 4 अंकों की पूछा गया, तो पहले हम देख लेंगे 100। अब बताइए 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे 2 2 4 0 बढ़ गया। लेकिन आप बताइए ये तो 4 अंकी है ही नहीं, ये कितने अंकी हो गई 5 अंकी, तो मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब 100 के पहले संख्या कौन सी आती है 99, और अगर 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 9801। कितना आएगा 9801। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप बोलेंगे 9999। ठीक है, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और जो लास्ट में शेष बचेगा दी गई संख्या में से उस शेष को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मुझे पता चल जाएगा कि वो संख्या हमारी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 9801, मतलब 9801। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है यदि x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ये चीज समझिए कि x - 1 बराबर क्या कर ले 0, तो x बराबर क्या होगा 1, लाके इसमें पुट कर दीजिए। देखिए x की पावर 13 + 1, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का 13 बार गुणा करेंगे तो भी 1, और 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि x - 1 से डिवाइड करना है, तो x - 1 = 0, तो देन x = क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। अब यहां पर ये वैल्यू, ये फंक्शन हमारा दिया गया है। अगर इस चीज को देखें तो x की पावर 13, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 को 13 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, तो मेरे बच्चों आप बोलेंगे सब 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि a और b समुच्चय C के अरिक्त उपसमुच्चय हों तो A यूनियन ये इंटरसेक्शन B बराबर होंगे। तो ये किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे ये बराबर होगा, ये चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको कराया गया था, इसका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, ये A के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ाई गई थी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड आइए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% क्या हो जा रही है, बढ़ जाती है।
यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितनी हो, 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो कोई भी संख्या है या मान लो कहीं की जनसंख्या कुछ भी हो, वो अपने आप का हमेशा कितने परसेंट होती है, आप बोलेंगे सर 100% होती है। ठीक है, तो आइए मान लीजिए उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, x। ठीक है, अगर ये x की बात करें तो ये जो जनसंख्या पहले थी ये अपने आप का कितने परसेंट थी, 100% थी। 5% अगर पहले साल बढ़ी तो बोलिए कितना हो गया, 105% हो गया। अब प्रतिशत जहां भी लगा है प्रतिशत हटाते हैं तो बटा क्या लगाते हैं, 100। और ये कितने वर्षों के लिए हो रहा है, 2 वर्षों के लिए, मतलब ये भी कितना हो गया, फिर ये अपने आप का 100%, फिर 5% बढ़ी, 105 बटा कितना हो जाएगा, 100। और ये बराबर जब ये होता है मतलब 2 साल बढ़ जाती है तो जनसंख्या कितने के बराबर है, 4410। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 21। ये कितना आएगा, 20। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21, ये आएगा 20। आप बताइए जब x का मान निकालेंगे तो ये 4410 गुणे, अगर 21 बटा 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 बटा 21, और ये भी क्या हो जाएगा, 20 बटा 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 21 21 कितना होता है, 441। फिर 21 से काटेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे 10। 20 भी संयम कितना हो गया, 400। 400 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 4000। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या आपकी क्या है, x है। तो भाई अगर वर्तमान जनसंख्या x है, मान लीजिए आज की जनसंख्या x है, तो आज की जनसंख्या भी तो अपने आप की कितने परसेंट होगी, आप बोलेंगे सर 100% होगी। अगर ये 100% है तो वृद्धि कितने की दिखा रही है मेरे बच्चों, वृद्धि दिखा रहा है कि 5% बढ़ जाती है प्रति वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष हर साल वो 5% बढ़ रही है। तो अगर 100 है तो पहले साल जब 100 है तो बताओ जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 4000। ठीक है बच्चों,